प्रिया चौधरी जो आई है, पुष्पम प्रिया चौधरी, वो सोच रही है, लेकिन उसका तरीका मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि वो चाहती है कि मैं सीधा सीएम बन जाऊं। अपना वो पेट भर रहे हैं, अपनी पूंजी बना रहे हैं। और क्या क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या किया? यहाँ के बच्चों के लिए, रोजगार के लिए या क्षेत्र के विकास के लिए कहीं कुछ नहीं। 30 साल से हम लोग धरातल पे आ गए हैं। बाढ़ के बात नहीं हो रहा है, बाढ़ से रोजगार पैदा होता है, सरकार क्यों नहीं बात करता है? हमारे जो उत्तरी बिहार के जितने भी जीत के जाते हैं यहाँ से विधायक या एमपी या एमएलए, दक्षिणी बिहार के आदमी के तलवे में उनके शरण में जाके जी हजूरी करते हैं। इस वक्त हम माता सीता की धरती मिथिला क्षेत्र में मौजूद है। मेरा नाम दीपक है और आप हमारे साथ देख रहे हैं वीके न्यूज़। इस विधानसभा का नाम है बिस्वी। अगर मौजूदा विधायक की बात की जाए तो यहाँ से राजद की टिकट पर 2015 के विधानसभा चुनाव में फैयाज अहमद पिछली बार चुनाव जीतकर विधानसभा गए थे। वो 2 बार लगातार इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं। इस बार राजद ने उनको फिर अपना विश्वास जताते हुए उनको चुनावी मैदान में उतारा है। अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ने हरिभूषण ठाकुर, जो कि पहले निर्दलीय कैंडिडेट इस बिस्वी विधानसभा क्षेत्र से चुने जा चुके हैं, उनको अपना टिकट दिया है। हमारे साथ कुछ क्षेत्र की जनता मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं सोचता हूँ इस बार शायद सारी पार्टी जो है ना वोट काट रही है यहाँ पे। किसी का भी एक तरफा वर्चस्व नहीं है, मतलब इस बार बिहार में ना बीजेपी, ना आरजेडी, ना जेडीयू, और यही 3 मुख्य पार्टी है यहाँ पे। अब देखते हैं जनता क्या करती है यहाँ पे इनके साथ। अच्छा, एक मुख्यमंत्री पद की प्लूरल्स पार्टी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और मुख्यमंत्री पद की अपनी पार्टी की ओर से दावेदार है वो इस क्षेत्र में। पटना के बांकीपुर सीट के अलावा वो बिस्वी की इस विधानसभा सीट से भी लड़ रही हैं चुनाव। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि क्या आप पुष्पम प्रिया चौधरी से वो अवगत हैं? आप उन्हें जानते हैं क्या? हाँ, जानते हैं उनको। अच्छा, कैसी लग रही है वो जनप्रतिनिधि बन के? अच्छी है, जिस तरीके से वो बात करती हैं उसको सुनकर लगता है कि हाँ वो एक पढ़ी लिखी हैं और कुछ सोचती हैं बिहार के लिए। अगर दिल्ली होता तो शायद जैसे केजरीवाल जी आगे बढ़े, वैसे ये भी अब तक आगे बढ़ चुकी होती। नहीं, कुछ हद तक सीटें वो जीतती। तो आप अपने अपनी गांव की बात बताइए कि आपको क्या लगता है, लोग उन्हें जानते भी हैं या नहीं जानते? हाँ, बहुत लोग नहीं जानते उनको, ग्राउंड पे नहीं जानते उन्हें। जानते भी हैं तो खुल के सपोर्ट नहीं करते उनको। बताइए, क्या नाम है आपका? टिंकू झा। अच्छा, क्या लग रहा है आपको इस बार? सब प्रेस वाला के हमरा तरफ से धन्यवाद दिल से। नेताजी हैं आप? नेता नहीं है। अच्छा, मिथिला का बेटा है। अच्छा। ये बताइए, यहाँ जितने भी आदमी आते हैं, कभी राजद, बीजेपी, कांग्रेस, जितने भी आदमी आता है, आज तक 1912 से हमारा मिथिला राज्य का मांग है। मिथिला के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। यहाँ 30 साल पहले कृषि से जुड़ा उद्योग था, कोई उद्योग के बारे में बात नहीं करता है। कुटीर उद्योग था। 15 साल 30 साल पहले धीरे धीरे जो कृषि से जुड़ा हुआ उद्योग था वो बंद कर दिया गया। रैयाम चीनी मिल, सकरी चीनी मिल, लोहट चीनी मिल, पंडौल सूत मिल, कोई या चैनल या न्यूज का आदमी, कोई मिथिला राज्य के बात नहीं करता है। बिहार में बाढ़ से अच्छा, मिथिला की बात मिथिला स्टूडेंट यूनियन करता है, मिथिला राज्य बनाने की बात जानते हैं उन्हें आप? हाँ, जानते हैं। अच्छा, जानते हैं। लेकिन आज राजद हुआ या कोई भी पार्टी है, बीजेपी मोदी जी का पार्टी हुआ, चाहे कांग्रेस का राहुल जी का हुआ, कोई मिथिला के लिए क्यों नहीं बोलता है? हम ये पूछना चाहते हैं। अभी आते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, इसको रोजगार के क्यों नहीं बात करते हैं? यहाँ पे युवा के रोजगार धरातल पे है। हम लोग जितना मिथिला के वासी है सब प्रवासी हो गए हैं। एक बात इस बार तो चुनाव में मुझे लग रहा है कि हर कोई रोजगार के मुद्दे पे बात कर रहा है। अभी करंट में अपडेट ना हो शायद। इसमें सर 2 बात है। हमारे जो उत्तरी बिहार के जितने भी जीत के जाते हैं यहाँ से विधायक या एमपी या एमएलए, दक्षिणी बिहार के आदमी के तलवे में उनके शरण में जाके जी हजूरी करते हैं। कभी भी उत्तरी बिहार के बात
30 साल से हम लोग धरातल पे आ गए हैं। बाढ़ के बात नहीं हो रहा है, बाढ़ से रोजगार पैदा होता है, सरकार क्यों नहीं बात करता है? हम ये कहते हैं, मेरा ये कहना है, शिक्षा के बाद मिथिला के धरती पे माँ जानकी का धरती है ये, यहाँ शिक्षा वैसे ही आप देखिए, जैसे महामूर्ख कालिदास मिथिला के धरती पर आए तो महाकवि कालिदास बन के यहाँ से पहचान हुआ उनको। ये धरती ऐसा है मिथिला के बात होना चाहिए, मिथिला की बात करना चाहिए। आज आप देखिए यूपी में कोई भी सरकार आया बना, सरकार बना के उत्तराखंड अलग बना दिया, वहाँ विकास हो गया। हमारे बिहार में कहाँ विकास हो गया? उत्तराखंड में है। हाँ, उत्तराखंड में विकास हुआ, हमारे मिथिला में क्यों नहीं हो रहा है? मिथिला के बात क्यों नहीं हो रही है? मिथिला अभी बटा थोड़ी है, हटाना चाहिए ना। आप दक्षिणी बिहार के आदमी, दक्षिणी बिहार के जो आदमी है, आज देखिए 30 साल से मिथिला में हम लोग का काफ़ी सीट है, यहाँ पे सब दल जीत के जाते हैं। कोई विधानसभा या लोकसभा में एक बार भी मिथिला के बारे में, मिथिला के विकास के बारे में, मिथिला के रोजगार के बारे में, मिथिला में बंद जो है पेपर मिल, चीनी मिल, कुटीर उद्योग, खादी ग्राम उद्योग, सूट मिल, जूट मिल, साइकिल मिल, झंझारपुर सब बंद हो गया धीरे धीरे। इस लॉकडाउन में मिथिला के आदमी को तो कंगाल कर दिया। वहाँ से दिल्ली बम्बई मिथिलावासी यहाँ से जाता है, दूसरे राज्य को सहयोग दे के विकास में बनाता है, लेकिन मिथिला के लिए कोई नहीं सोचता है। यहाँ पे सबसे बड़ा तो ये बात है ना सर। अपने क्षेत्र के लिए ये बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। एक युवा हमारे साथ है, यहाँ आइए। तो क्या लग रहा है आपको इस बार चुनावी माहौल? चुनावी तो इतना खास पता नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ, अभी आया हूँ यहाँ पे घूमने के लिए। तो जहाँ तक पता चलता है कि ये यहाँ पे गठबंधन की सरकार बनती है, बीजेपी या ये आपका हो गया नीतीश कुमार की पार्टी, दोनों मिलके आपस में सरकार बनाते हैं। इनको सरकार ही प्यारा है, राज्य का क्या हो क्या नहीं इनको कोई मतलब नहीं है। पिछली बार जब सरकार बनी थी तो नीतीश ने लालू से हाथ मिला लिया था, अलायंस करके सरकार चलाया। जब पता चला कि सही से नहीं चला पा रहा तो फिर बीजेपी से ज्वाइन हो गया। बीजेपी से ज्वाइन करके अपना तो वो सीट बचा लेते हैं, पर हमारे राज्य का कुछ नहीं सोचते, ना मिथिला राज्य का सोचते हैं, विकास का। यहाँ पे इस धार में देखेंगे मछली है। इस एग्रीकल्चर के बेस पे हम कितना कुछ कर सकते हैं कि मतलब इसी का मछली पालन से मखान हो गया, मखान के कितने वैरायटी होते हैं, उसको हम विदेश भेज सकते हैं, अर्निंग हैंड हो सकता है, हर आदमी कमा सकता है। पर ये भी है कि यहाँ का कोई सोचता नहीं है, उस वैसा प्लान नहीं आता। प्रिया चौधरी जो आई है, पुष्पम प्रिया चौधरी, वो सोच रही है, लेकिन उसका तरीका मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि वो चाहती है कि मैं सीधा सीएम बन जाऊँ। ऐसा नहीं होता। सीएम बनने के लिए पूरा एक जो लोकतांत्रिक देश में पूरा प्रोसेस होता है। पहले आप एमएलए बनेंगे, फिर आपकी जो पार्टी होगी सबसे बहुमत में आएगी, तब आप सीएम बनेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का पेपर लिखा और सीधा सीएम बन गए, ऐसा नहीं होता। इसमें सारा प्रोसेस होता है। इसी तरीके से एक और नेता है ऋतु जायसवाल, नाम सुना है मैंने, और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी की मुखिया है किसी गाँव से, वाहिनी पंचायत की है। तो उनका उन्होंने प्रोसेस अपनाया, उनका भी जज्बा है करने का, तो वो जितना मुखिया में कर सकती हैं प्रॉपर किया। अब वो चाहती है कि मैं एक लेवल ऊपर जाऊं, एमएलए बनूं, तो उसके लिए भी उन्होंने एमएलए के लिए रास्ता अपनाया। पहले नीतीश का ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही है, आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है ऐसा? हो सकता है, लेकिन वो वादा किया है, पर वादा को विपक्ष जो अभी जो सत्ता पक्ष है, सुशील मोदी ने इस पे सवाल उठाए हैं कि राज्य का इतना बजट ही नहीं है, 2,14,000 करोड़ का कुल बजट है इनका। तो क्या लगता है आपको, हो सकता है ऐसा? कितना? 2,14,000 करोड़ बहुत होते हैं सर। 2,14,000 करोड़ अगर उसका यूटिलाइज सही से किया जाए, बीच में करप्शन ना हो, अच्छे मतलब इम्प्लीमेंट। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार झा। तो इस बार क्षेत्र में क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? माहौल यही है, जो केंद्र से मोदी जी हैं वो बीजेपी का दबदबा है, और लोकल लेवल पे जो है बच्चों ये हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, बीजेपी के उम्मीदवार, भाजपा से लड़ रहे हैं। हाँ, भाजपा से लड़ रहे हैं। तो उन्हीं का दबदबा। अच्छा, आपने उनसे कभी जानने की कोशिश करी, क्योंकि वो जदयू में रहे हैं इससे पहले, तो भाजपा में वो क्यों आए, जानने की कोशिश करी आपने? नहीं। मतलब हमने तो अपने
चुनावी दौरे में, चुनावी सफर पे ये मतलब समझा है लोगों से कि नीतीश कुमार के लिए एंटी इनकम्बेंसी लागू है इस समय बिहार में, तो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक मतलब हो सकता है रास्ता कि वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं इसीलिए। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है क्योंकि जदयू के खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है और जदयू को नहीं लगता है इस बार जो वो सत्ता में आ पाएगी। बहुत ज़्यादा जो है सो उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और जहाँ भी वहाँ जदयू के जनप्रतिनिधि हैं उनको आक्रोश का सामना करना, जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। तो ये देखते हुए हो सकता है जो हमारे जो ये हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, ये हो सकता है जो ये देखते हुए जो ये बीजेपी से टिकट लेने की कोशिश किए होंगे और अभी इसमें वो कितना सफल होगा। जदयू से लड़ने में घबरा रहे हैं मतलब, है ना? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार झा हुआ। आपको क्या लगता है क्या माहौल है इस बार? नहीं, माहौल तो हमेशा हम लोगों की तरफ जो है वो बीजेपी का रहा है। और बीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में बचौल यहाँ आए हैं, इससे पहले निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी जीत चुके हैं। तो हम लोगों की शुभकामना उनके साथ है कि वो जीते और जाए। मगर एक बात है कि जेडीयू के साथ उनका जो गठबंधन है, अलायंस है, उतना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ ऑप्शन के रूप में बचौल ही हैं जो एक अच्छे नेता के रूप में भर के आए हैं और लगता है हम लोगों को कि इस बार वो बहुमत से जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का पूरा सपोर्ट उनके साथ है। अच्छा, जो आपके अभी मौजूदा विधायक है फैयाज अहमद राजद से, उन्होंने क्षेत्रीय समस्याओं पे कितना जोर दिया है? नहीं, थोड़ा कमोबेश तो किया ही होगा क्योंकि जब से वो जीते हैं तब से यहाँ नहीं आए हैं। तो जनता में इस तरह का आक्रोश है कि यहाँ वो आते ही कभी नहीं हैं और सुधार तो देख ही रहे हैं आपकी कहाँ क्या माहौल है। और जो मौजूदा विधायक हैं आपके राजद के फैयाज अहमद, वो सबको कुछ नहीं, कुछ कार्य किया है उन्होंने? कुछ नहीं किया है क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, और जो किया है वो मुसलमान लोगों को किया है अच्छा, बस। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो राम मंदिर का निर्णय जो दिया है, उसका क्या लगता है, उसका कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में? चुनाव में फर्क पड़ेगा। जब मोदी रहेगा तो सब कुछ होगा, और ये कुत्ते लोग जाएगा तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये सब फर्क पड़ेगा। आप थोड़ा मेरे पास आइए, हम जी बताएं। देखिए, राम मंदिर जो है वो बिहार के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। यहाँ पे इस बार जो है वो 30 साल का जो कुशासन रहा है, इससे पहले का जो 15 साल बहुत ही ज़्यादा रहा, 1990 से 2005 तक का, और उसके बाद जो रहा नीतीश जी आए, लोग इनको सुशासन के रूप में बहुत ज़्यादा लाइक किया। पहला 5 साल जो है लगा जो ये कुछ करेंगे बिहार के लिए, किए भी, जब तक पहले 5 साल में कुछ किए भी, लेकिन उसके बाद ये उतना नहीं कुछ कर पाए बिहार के लिए। और जहाँ तक राम मंदिर का मुद्दा है, एक मन में आस्था जरूर है लोगों को, लेकिन राम मंदिर बिहार के इलेक्शन में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। उसका डिसीजन आ चुका है, वो एक अलग मुद्दा है, वो केंद्रीय मुद्दा है, वो ये क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है। आपके हिसाब से बिहार में अहम मुद्दा क्या होने वाला है, ये बताइए। बिहार में सबसे अहम मुद्दा है रोजगार। रुकिए चाचा, रुकिए। बिहार में सबसे अहम मुद्दा है रोजगार और पलायन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उग्रनाथ झा है। अच्छा, तो इस बार चुनावी माहौल क्या लग रहा है आपको? चुनावी माहौल तो ये जो एनडीए का गठबंधन है, इसी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एनडीए की सरकार दिख रही है और भाजपा से जो प्रत्याशित हैं आप उनके बारे में कह रहे हैं, और जो मौजूदा विधायक हैं इस समय फैयाज अहमद, उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? वो यहाँ तो एक बार भी कहीं घूमते क्षेत्र में आपने उनको देखा भी नहीं है? देखा, आज तक नहीं देखा है। दूसरी बात, वो तो शिक्षा माफिया है, अरब का एजेंट है। ये एक बात बताएं आपको, ये जो मौजूदा यहाँ के जो विधायक है फैयाज अहमद, उनको लोग डीलर भी कहते हैं, मतलब, है ना? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो एजेंट हैं। एक तो शिक्षा माफिया है, अपना वो पेट भर रहे हैं, अपनी पूंजी बना रहे हैं। और क्या क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या किया? यहाँ के बच्चों के लिए, रोजगार के लिए, या क्षेत्र के विकास के लिए कहीं कुछ नहीं। आज मान लो दुर्गा पूजा का सीजन है, कहीं हर जगह दुर्गा पूजा है, यहाँ वोटर तो सारे हिंदू हैं, कहीं भी किसी भी स्थान पे वो नहीं आ रहे हैं। चलिए, क्षेत्र में लोगों की बहुत समस्याएं हैं, जैसा कि आप सुन ही रहे थे। मिलते हैं आपसे अगली विधानसभा में किसी और प्रत्याशी के और किसी और लोगों के साथ। जी बताइए। मखान मिथिला का है जी, मखान मिथिला बिहार टैग दे दिया गया था। बिहार टैग दिया, एक बार भी आवाज़ उन्होंने नहीं उठाया है। वो तो सदन में उठा सकते हैं ना, कोई नहीं उठाया। उनको मिथिला से कोई लेना देना नहीं है। वो तो वो लोगों का एक कौम अलग है,
उनको मिथिला शब्द से ही उन लोगों को घृणा है। तो ऐसे एमएलए को चुन के हम लोग क्या करेंगे? जो मिथिला का हो, मैथिली भाषा हम लोगों का है, जननी भाषा है, उस पर भी वो कुछ नहीं बोलते। आज तक वो मैथिली में कहीं किसी के साथ संवाद नहीं किया है। तो ऐसे लोगों को हम लोग जनप्रतिनिधि कैसे माने और कैसे उनको बनाएं? तो ये अपने क्षेत्र के प्रताड़ित लोग हैं जो अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली विधानसभा की चुनावी दौर में। जब तक देखते रहिए वीके न्यूज़। धन्यवाद।